Hi, my name is Dr. Rohit Jain. I am a plastic surgeon and I practice at Opulence Clinic at South City 1, Gurgaon. So today we will be discussing about hair transplantation. Now I am sure most of you already know so much about hair transplantation. So reasons for hair loss may be so many. We will not go into that discussion today. But once a patient comes to us with complaints of hair fall, so then we decide whether the patient needs which form of treatment. सो अब हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है या मेडिकल मैनेजमेंट करना है, ये हमारे को सबसे पहले चूज़ करना पड़ता है पेशेंट की कंडीशन को देख के। तो पेशेंट की सिवियरिटी ऑफ हेयर फॉल सबसे पहले देखना है, कौन कौन से एरियाज़ इन्वॉल्व हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल, क्राउन इन्वॉल्व है, तो वो देखना है। दूसरा, हमारे जो प्रोबेबल डोनर एरिया साइट्स हैं, जैसे कि ऑक्सीपिटल एरिया जो है हमारा स्कैल्प के पीछे का एरिया, वो सबसे अच्छा एरिया हम मानते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। लेकिन किसी किसी पेशेंट में वहाँ भी थिनिंग होती है, तो उस केस में हम बियर्ड से ले सकते हैं, या वहाँ भी एडिक्वेट ग्राफ्ट्स ना मिले तो हम बॉडी हेयर भी ले सकते हैं। सो बेसिकली हमें असेस करना है सबसे पहले कि कॉज क्या है हेयर ट्रांसप्लांट का, क्या सिवियरिटी है, और हमारे पास डोनर एरियाज़ कौन कौन से अवेलेबल हैं। एक बार ये डिसीजन हो जाता है कि किसी फॉर्म की ट्रीटमेंट तो हमें पेशेंट को देनी है, तो हम पेशेंट को ऑफ़र कर सकते हैं मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट। सो मेडिकल ट्रीटमेंट जो बहुत कॉमनली पेशेंट्स यूज़ करते हैं वो है मिनॉक्सिडिल, 2%, 5%, 10% फॉर्मुलेशन में अवेलेबल रहती है। मिनॉक्सिडिल के साथ साथ मिक्सचर में एमिनेक्सिल, फिनास्टेराइड और बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स आजकल मिलने लगे हैं। सो उनका यूसेज डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन हमें डिसाइड करना है। उसके अलावा ओरल सप्लीमेंट्स हैं, जैसे कि फिनास्टेराइड है, विटामिन बी यानी बायोटिन है, या फिर साओ पाल्मेटो एक्सट्रैक्ट्स हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ऐसे बहुत सारी फॉर्मुलेशंस बाज़ार में मिलती हैं जो कि इन पेशेंट्स को मेडिकली हेल्प करती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा यार, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत सारे शैम्पूज़, सीरम्स, ये सब भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि क्लेम करते हैं कि वो हेल्प करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट को अवॉइड करने में या हेयर फॉल को रिवर्स करने में। अब आ जाते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में। तो सर्जिकल मैनेजमेंट है हेयर ट्रांसप्लांट। अब हेयर ट्रांसप्लांट जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे डोनर एरिया मोस्ट कॉमनली हम ऑक्सीपिटल एरिया से बाल लेते हैं। ये ऐसा एरिया है, आपने देखा होगा जिनके बाल झड़ जाते हैं कि उनके पीछे स्कैल्प में पीछे जो ऑक्सीपिटल एरिया जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे बाल बच जाते हैं। तो ये बाल हैं जो कि रेजिस्टेंट रहते हैं, जिनको हम आगे निकाल के ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम डोनर एरिया डिसाइड करेंगे। अगर ऑक्सीपिटल एरिया में कम है तो बियर्ड से लेंगे या बॉडी हेयर से लेंगे। उसके बाद फिर हम टेक्निक डिसाइड करेंगे कि कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। टेक्निक मोस्ट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो है FUT या FUE। अब इसमें क्या है, FUT में हम एक पीछे की स्किन का एक स्ट्रिप ले लेते हैं और उस स्ट्रिप से एक एक करके एक सिंगल बाल को अलग किया जाता है, एक सिंगल फॉलिकुलर यूनिट को अलग किया जाता है और उनको फिर इम्प्लांट किया जाता है आगे स्कैल्प में। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें हेयर यील्ड, जो ग्राफ्ट यील्ड है, वो बहुत ज़्यादा रहती है कंपेयर टू FUE। लेकिन इसका नुकसान ये है कि एक स्कार आने का रिस्क रहता है। अब अगर आप एक ट्रेंड प्लास्टिक सर्जन से कराते हैं तो हम ट्राइकोफाइटिक क्लोजर करते हैं इसके लिए, जिससे कि स्कार आप देखेंगे भी तो आपको नहीं दिखेगा कि स्कार कहाँ है। दूसरी टेक्निक है जो FUE है, जिसमें एक एक फॉलिकुलर यूनिट को सेपरेटली हार्वेस्ट किया जाता है, सॉर्ट आउट किया जाता है, उसके बाद उनको अलग से एक एक फॉलिकुलर यूनिट को अलग से इम्प्लांट किया जाता है। सो FUT और FUE में यही फ़र्क है कि एक स्ट्रिप लेंगे या एक सिंगल फॉलिकल को अलग से लेंगे। एक बार जब फॉलिकल्स हार्वेस्ट हो जाते हैं तो उनको, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको ग्रुप किया जाता है, हम उनको कूल्ड सेलाइन या कूल्ड प्लाज्मा में रखते हैं ताकि उनका सर्वाइवल इम्प्रूव हो जाए। एक एक फॉलिकल को इंडिविजुअली देखा जाता है। मान लीजिए कोई फॉलिकल में एक्सट्रैक्शन के टाइम पे या स्लिवरिंग के टाइम पे इंजरी हो गई हो तो उनको अलग कर दिया जाता है ताकि उनको इम्प्लांट ना किया जाए। और हम ग्रुप करते हैं सिंगल, डबल, ट्रिपल। अब एक बार जब हेयर फॉलिकल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, उनको अरेंज करते हैं, क्योंकि हेयर लाइन बनाने के लिए हमारे को सिंगल हेयर यूनिट्स चाहिए होते हैं, जिनमें एक बाल होता है वो आगे लगते हैं और बाकी डबल, ट्रिपल जो हैं वो पीछे लगाए जाते हैं। ऑल्सो हम डेंसिटी पहले ही पेशेंट से डिसाइड कर लेते हैं कि डेंसिटी क्या है और उस डेंसिटी के हिसाब से ही हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया जाता है।
अब जिन पेशेंट्स में बहुत सिवियर हेयर लॉस है उनमें हो सकता है कि हम एक सिंगल सिटिंग में पूरा कवर जो डिज़ायर्ड डेंसिटी है वो ना दे पाएँ, तो उनको हो सकता है सेकेंड सिटिंग की भी ज़रूरत पड़े। एक बार जब सारे फॉलिकल्स को प्रिजर्व करके उनमें से ख़राब फॉलिकल्स को हटा दिया जाता है, फिर स्लिट्स बनाते हैं और उन स्लिट्स में एंगुलेशन के हिसाब से आगे से लेके पीछे तक धीरे धीरे करके उनको कवर किया जाता है, उनमें हेयर को इम्प्लांट किया जाता है। जब हमारे क्लिनिक पे हम जब साथ साथ हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर के दौरान ही हम पीआरपी के लिए ब्लड सैंपल भी ड्रॉ कर लेते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान ही पेशेंट को एक सिटिंग पीआरपी की भी की जाती है। उसके बाद पेशेंट को एडवाइस किया जाता है हर 1 महीने के बाद पीआरपी कराना है 3 से 6 बार। एक बार जब हेयर ट्रांसप्लांट का पूरा इम्प्लांटेशन हो जाता है, उसके बाद पेशेंट को कुछ मेडिकेशंस के साथ सेम डे हम डिस्चार्ज कर सकते हैं और घर भेज सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है और अगर एक प्रॉपर ट्रेंड प्लास्टिक सर्जन से कराया जाए तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। यूजुअली रिज़ल्ट्स परमानेंट रहते हैं अगर आप जो हम एडवाइस देते हैं उनको फॉलो करते हैं रिलीजियसली। और कुछ एक क्वेश्चंस जो पेशेंट्स के बहुत कॉमनली रहते हैं वो ये है कि सर्जरी के बाद कितने दिन के बाद बाल फिर से उगने लग जाते हैं और क्या मेरे को बाल सारे शेव करवाने की ज़रूरत है या नहीं है, या क्या मैं इन बालों को कटवा पाऊँगा नॉर्मल हेयर की तरह। सो कॉमनली हम सारे हेयर ट्रिम करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले। बेटर वही प्रोसीजर है क्योंकि उससे हेयर इम्प्लांटेशन इजी हो जाता है। कई बार फीमेल पेशेंट्स में या जिनके बहुत लंबे बाल हैं जो नहीं है किसी वजह से हेयर ट्रिम कराना चाहते तो उनके अंदर बिना ट्रिम किए भी हम कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कितने दिनों में बाल उगने लगेंगे। तो देखिए क्या होता है कि पहले कुछ हफ्तों तक मतलब 2 से लेकर 6 वीक्स तक इनिशियली शेडिंग फेज़ रहती है जिसमें आपके धीरे धीरे जो हमने बाल लगाए हैं वो सारे झड़ जाते हैं। कई बार पेशेंट इनको देख के बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमने तो हेयर ट्रांसप्लांट कराया सारे ही बाल निकल गए, बट ये एक नॉर्मल वे है जैसे बॉडी में हीलिंग होती है। तो सबसे पहले वो बाल झड़ते हैं और उसके बाद अराउंड 2 to 3 मंथ्स पे वो धीरे धीरे करके फिर से आने शुरू हो जाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है कि क्या आप उन बालों को नॉर्मल हेयर की तरह कटवा पाएंगे। तो हाँ बिल्कुल, आप नॉर्मल हेयर की तरह ही अपने बालों को कटवा पाएंगे, उनकी ग्रोथ भी नॉर्मल होगी। तो इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड और कोई भी डाउट हो या कन्फ्यूजन हो या आप और कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए या अपने प्लास्टिक सर्जन से जुड़ने में कोई संकोच नहीं करिए। थैंक यू।